स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो दोस्तों जो आज का वो क्लास है, तो आज का जो क्लास है वो यूपी बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स का कराया जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 है लाइट का। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर जो है वो करा दिया गया है। तो आज जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 कराया जाएगा। इससे पहले 12 तक का जो लेक्चर है उसका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में अलग से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए जो परावर्तन था वो पूरा करा दिया गया है। ठीक है, समतल दर्पण से परावर्तन, उत्तल दर्पण से परावर्तन, अवतल दर्पण से परावर्तन, उनके नियम और जो भी उससे संबंधित सवाल थे वो सब हल करा दिए गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन कहता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है या जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए होता कहते हैं ना जी, जैसे मान लीजिए एक माध्यम हमने माना, ठीक है, ये हमारा एक माध्यम है। ठीक, मान लीजिए ये माध्यम मैंने कांच मान लिया, ठीक है, ग्लास, ये वायु है। ठीक है, पारदर्शी ग्लास होता है ना आजकल, शीशे की ग्लास जो आती है उसी को मान लीजिए। ठीक, ये सीधी जो रेखा इसे मान लेते हैं क्या है? अभिलंब। ये हमारा क्या है? अभिलंब। ठीक है, ये क्या हो गया? अभिलंब। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा साफ लिख लेते हैं, अभिलंब। ठीक, वायु जो होता है वो विरल माध्यम होता है। किसकी सापेक्ष? कांच के। कांच हमारा क्या होगा? सघन। देखिए सघन माध्यम वो होता है जिसमें के कण क्या होंगे? पास पास होंगे। विरल माध्यम वो होता है जिसके कण क्या होंगे? दूर दूर होंगे। ठीक है, तो जिनके कण दूर दूर रहेंगे वो माध्यम क्या होगा? विरल होगा। जिनके कण पास पास होंगे वह माध्यम क्या होगा? सघन होगा। तो आप देखते हैं वायु में, वायु हमारा क्या है? विरल है, क्योंकि इसके कण जो है कांच की अपेक्षा क्या होते हैं? दूर दूर। कांच का जो है, कांच क्या है? कठोर है। कठोर होने का मतलब उसके कण क्या है? पास पास में है, तो वो माध्यम क्या होगा? सघन होगा। और वायु क्या होगा? विरल होगा। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं कि कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? आपतित हो रही है। ठीक, तो यह क्या होगा? आपतित किरण। ठीक, अब यह जब माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसे सीधा जाना चाहिए, पर ये सीधा ना होकर जब विरल में पहुंचेगा तो ये अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है, बेंड हो जाता है। बेंड माने झुकना। तो ये क्या करता है? झुक जाता है। तो आप अभी को जस्ट पढ़े कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो एक माध्यम जो हमारा है वह मैंने क्या लिया? वायु। और जो यहाँ पे दूसरा माध्यम है, मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ माध्यम 2। तो दूसरा जो माध्यम है वो क्या है? कांच। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से क्या होगी? विचलित। जाना तो सीधा चाहिए था पर अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई, हट गई। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जो आने वाली किरण हुई इसे कहते हैं आपतित किरण, और जो अपवर्तित हुई तो इस किरण का नाम क्या रखा गया? अपवर्तित। अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप लोग आपतन कोण पढ़े थे कि आपतित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण। ठीक है, वैसे ही अपवर्तन में भी होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, तथा अपवर्तित किरण, ये हमारा क्या है? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, ये हमारा क्या है? कोण। अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण। ठीक, तो इसे मैं क्या कहता हूँ? कलर चेंज करके मार्कर का आपको दिखा दूं, ये क्या है?
अपवर्तन कोण। ठीक, किससे दिखाते हैं? आर से। ठीक, कोई दिक्कत? आई हमारा क्या है, लिख दे रहे हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक, आर क्या है, कोण आर क्या है, अपवर्तन कोण। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये दो चीजें हो गई। ठीक, आपको ये बात ध्यान रखना है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित होता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या प्रकाश का जो वेग है वो क्या होगा? परिवर्तित होगा। परिवर्तित होगा ही, जब ये प्रकाश जल में चलता है तो इसका वेग क्या होता है? कम हो जाता है। कांच में चलेगा तो और कम हो जाता है। कैसे? वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसमें सारी चीजें आपको दिखाते हुए करा दूंगा। ठीक है, आगे चलें तो देखिए आगे क्या होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आप प्रकाश का परावर्तन नियम पढ़े थे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों क्या थे? एक बिंदु पे। ठीक वैसे ही पहला नियम भी होगा। कहता है इस नियम के अनुसार जो पहला नियम होता है, अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब तीनों अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। चलिए आइए मैं आपको फिगर में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला नियम जो कह रहा है, फिगर के माध्यम से अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, ठीक है, तो देखिए ये हमारा हुआ आपतित किरण, ये क्या है? अपवर्तित किरण, और ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ को ही क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। ये हमारा क्या है? अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि इसी पृष्ठ से क्या हुआ? अपवर्तन हुआ, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। बात समझ में आई? तो पहला नियम यही था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब बिंदु तीनों एक ही अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। दूसरा देख लीजिए, द्वितीय नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। एग्जाम में स्नेल का या तो नियम पूछता है या तो उसका सवाल आता है। ठीक है, मैं आपको नियम भी लिखवा दे रहा हूँ, सवाल भी बता दे रहा हूँ। यानी अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, और स्नेल का नियम यही कहता है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। उस नियतांक को ही माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। याद रखिए, अपवर्तनांक के बारे में काफी कुछ इससे रिलेटेड आपको बातें सीखनी है, जाननी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या, इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है? एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। ठीक है, अब ज्या मतलब होता है साइन। क्या होता है? साइन। तो मैं इसे क्या दिखाऊंगा? साइन आर, क्योंकि आपतन कोण को किससे दिखाते हैं? आई से। ज्या मतलब साइन, कोज्या मतलब कॉस होता है। ये बात याद रखिएगा, ज्या का मतलब होता है साइन। ठीक है, और कोज्या अगर लिखा रहता है, कोज्या, इसका मतलब होता है कॉस। ठीक, तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या होगा? एक नियतांक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो या तो यन से दिखाया जाता है या तो म्यू से दिखाया जाता है, या तो यन से दिखाया जाता है या म्यू से दिखाया जाता है। ठीक है, इसे म्यू पढ़ा जाता है, म्यू। ठीक, अब यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो गया? यन हो गया। इस बात को अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये स्नेल से संबंधित क्या है? सूत्र है।
ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, एक नियतांक। ठीक, एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अब नोट करके ये बात याद रखिएगा, जो अपवर्तनांक होता है वो बताता है माध्यम के बारे में। मैं लिख कर अगर ये बात कहूँ अच्छे से याद रख लीजिएगा, लोग अक्सर पूछते हैं कि यन जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है। तो जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक है जी, देखिए मैं कहूँ माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक माध्यम की विशेषता बताती है, माध्यम की विशेषता बताती है, इसकी विशेषता बताती है। अर्थात माध्यम की विशेषता मतलब माध्यम कितना ज्यादा सघन है और कितना ज्यादा विरल है। यानी जो यन का मान है, यन का मान, यन का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा माध्यम उतना ही सघन होगा, माध्यम उतना ही सघन होगा। ठीक है, यन का मान जितना अधिक होगा माध्यम उतना ही ज्यादा क्या होगा, सघन होगा। इसके अलावा तथा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी ना जी, उतनी ही कम होगी। तथा इस वर्षा यानी कि इसके विपरीत, विपरीत मतलब अगर यन का मान जितना कम होगा माध्यम उतना ही विरल होगा और प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगा। इसका आशय ये है कि आप ये इस तरीके से समझिए, सघन होने का मतलब कण क्या होंगे, पास पास। आप ऐसे समझिए जैसे आप चल रहे हैं ट्रैफिक वगैरह में, वहां पे भीड़ होती है तो आपकी चाल क्या होती है, कम हो जाती है। और जब रास्ता खुला हुआ हो, बिल्कुल साफ ट्रैफिक ना हो, तो आपकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। यही चीज होती है प्रकाश, प्रकाश के चाल में। जब प्रकाश की किरणें वायु में चलती हैं तो उसमें उसकी प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। जबकि वो सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इससे विपरीत वाइस वर्षा मैं कहूँ, आप नीचे करके लिख लीजिएगा, ये नोट करके सभी बातें लिख लीजिएगा, नोट करके। नोट एक, माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम की विशेषता बताती है, यानी कि वो सघन है या विरल। दूसरी बात, यन का मान जितना अधिक होगा माध्यम उतना ही सघन होगा तथा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। और एक दो बातें हैं मैं लिखवा दे रहा हूं, देखिए क्या होगा। तीसरी बात, यन का मान जितना कम होगा प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, एक मिनट पहले माध्यम विरल होता है वो लिख दो, कम होगा ना जी, माध्यम उतना ही विरल होगा। ठीक है, यन का मान जितना कम होगा माध्यम उतना ही विरल होगा तथा प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, बिल्कुल विपरीत याद रखिएगा, यन का मान जितना कम होगा प्रकाश की चाल उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, माध्यम उतना ही क्या होगा, विरल होगा। माध्यम की विशेषता बताता है क्या, अपवर्तनांक। तीसरा के बाद चौथा, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी ये धीमाहीन है, मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, ये बातें आप याद करिएगा, अधिक होगा यहाँ पे होगा। ठीक,
मैं चाहता हूँ आप जैसे जैसे मैं लिखाया हूँ वैसे ही नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बना लीजिए, एकदम बेहतरीन सा। आप पेपर देंगे, ये लगेगा आपको हाँ कुछ पढ़े हैं और कोई भी चीज़ें बाहर नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, होगा। देखिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता यानी कि ये मात्रक विहीन है। ठीक, तो ये सारी बातें किससे हो गई, प्रकाश से संबंधित और स्नेल के नियम से। अब चलते हैं आगे। देखिए मैं आपको यन के बारे में बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। जब भी आपसे वाइवा होगा या आपके टीचर जो पूछते हैं वो स्नेल का नियम तो पूछते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपको उन्हें मतलब क्वेश्चन को घुमाना होता है, थोड़ा सा ऐसा पूछा जाए कि बच्चे इस बातें में आकर फंस जाए इस टॉपिक में, तो फिर वो आपसे इस बारे में पूछते हैं, अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा। अगले पेज पे मैं एक पेज और ले लेता हूँ, उस पर आपको डिफाइन कर रहा हूँ। यन हो गया। अब सुनिए, आराम से सुनिएगा ना जी। अगर मैं कहूँ यदि यदि प्रकाश किरण माध्यम एक, माध्यम एक का मान लीजिए क्या है अपवर्तनांक, यन1 से माध्यम दो यानी कि यन2 में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक के सूत्र को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है यानी कि 1n2, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, माध्यम एक से किस में जा रहा है, माध्यम दो में। और अच्छे से साफ सुथरा लिख दी थोड़ा, और कुछ कैपिटल और स्मॉल देखिए, थोड़ा बड़ा लेकर लिखते हैं। यन1 और 2, यन1 2, 1 और 2 सफिक्स में है। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, और अगर आप से लिखना चाहेंगे यानी कि यन1 से यन1 2, प्रकाश 1 से किस में गया, 2 में। प्रकाश 1 से किस में गया, 2 में। और यही तुम्हारा क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका स्टेटमेंट, मैं आपको स्टेटमेंट कलर चेंज करके लिखवा दे रहा हूँ। देखिए अब इसमें कुछ बातें आपको क्या लिखनी है। 1n2, अब इसे पढ़ा कैसे जाएगा, 1n2 को पढ़ा कैसे जाएगा, 1n2 को कैसे पढ़ा जाएगा, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष क्या, अपवर्तनांक, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है ना तो अपवर्तन किसमें हुआ, माध्यम दो में। तो माध्यम दो में हुआ तो अपवर्तनांक किसका हम लोग देखेंगे, 1 के सापेक्ष 2 का, यानी कि दो में कितना ज्यादा अपवर्तन हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष ठीक है, यानी कि एक के सापेक्ष आप एक से कंपेयर कर रहे हैं कि पहले से जब मैं दूसरे में आया तो जिसमें आया उसमें मेरी स्थिति क्या है। ठीक है, जैसे आप 10th में है ना जी, अभी 11th में जाएंगे, तो आप 11th में जब जाते हैं तो आप कंपेयर करते हैं कि मेरा 10th में क्या स्थिति था, मैं पढ़ने में कैसा था। तो आप 10 से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। बात समझ में आया। तो ये कंपैरिजन है, यानी कि एक के सापेक्ष दूसरे के। ठीक है, तो दूसरे में अपवर्तनांक हुआ, इसीलिए कह रहा है कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष क्या, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक आप किसकी बात कर रहे हैं, दो का, किसके सापेक्ष, एक के सापेक्ष, क्योंकि वो एक में चल ही रहा है। प्रकाश वायु या निर्वात में चलता ही है, तो उसी के सापेक्ष आपको देखना पड़ता है कि मैं जल में जा रहा हूँ या वायु में, जल में या कांच में न जी, या हीरे में। तो इन सब चीजों में आपको ध्यान देना रहता है। ठीक है, यानी जिस माध्यम में जाएगा
तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम में। ठीक है, मैं लिखवा भी दे रहा हूँ, एक अच्छा सा स्टेटमेंट आपको अच्छा रहेगा। अगर आपको इस बातों को समझने में कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी ध्यान दीजिए एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक बताना है। ठीक है, जैसे मैं फिगर यहाँ पे बनाया हूँ ना, ये देखिए फिगर, एक मिनट थोड़ा सा लैग हो रहा है, आ जाएगा। देखिए, तो यानी कि अपवर्तनांक आप किसकी बात कर रहे हैं, ये कांच वाले में। ठीक है, इस कांच वाले में आप किसकी बात कर रहे हैं, अपवर्तनांक की, अपवर्तनांक की किसके सापेक्ष, माध्यम 1 का। मान लीजिए ये मैंने लिखा भी, देखिए माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 में अपवर्तनांक, क्योंकि आप दूसरे माध्यम में आ रहे, किसकी अपेक्षा, पहले की अपेक्षा। इतनी बातें समझ में आपको आई। ठीक है, अब मैं आपको एक और बातें लिखवाऊंगा, कुछ और बातें इससे संबंधित, किससे, जो आपका ये अपवर्तनांक है यन, उसी से संबंधित। ठीक है, देखिए एक पेज और ले लेते हैं जिस पर मैं कुछ बातें और आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, मैं आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में करा दे रहा हूँ। देखिए हेडिंग करके लिख लीजिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, अगर किसी को हैंडराइटिंग प्रॉब्लम हो तो भाई साथ साथ लिखते हुए चलिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ये कहता है कि माध्यम, 2 माध्यम चाहिए तभी तो आप कंपेयर करेंगे, 2 माध्यम चाहिए नहीं, तो एक माध्यम वायु होना चाहिए, दूसरा माध्यम आपका चाहे जल रहे या कांच रहे या हीरा रहे, कोई मैटर नहीं करता। एक माध्यम वायु होना चाहिए, दूसरा माध्यम आपका कोई भी रहे, ऐसे अपवर्तनांक जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, मैं अब लिख दे रहा हूं, यदि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु है नहीं, तब द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, यदि पहला माध्यम क्या हो, निर्वात या वायु, तो दूसरा माध्यम क्या, माध्यम में जो अपवर्तनांक होगा उस अपवर्तनांक को क्या कहेंगे, निरपेक्ष। याद रहे, एक माध्यम हमेशा आपका क्या होना चाहिए, वायु। पहला माध्यम क्या होना चाहिए, वायु या निर्वात, क्योंकि वायु और निर्वात दोनों में प्रकाश की चाल एक समान होती है। मैंने लिखा था 3 × 10⁸ निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कहते हैं। ठीक, तो ये बातें हो गई अपवर्तनांक से। सोचिए मैं आपको इतना ज्यादा अपवर्तनांक के बारे में बताया, इतना ज्यादा। ठीक है, सोचिए अपवर्तन बताया, ठीक है, सघन बताया, विरल बताया, अपवर्तन के नियम बताया, स्नेल का नियम भी बताया, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया, अपवर्तनांक पे, क्योंकि अपवर्तनांक वो चीज है जिससे आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या बताएगा, माध्यम को बताएगा, यानी कि माध्यम सघन है या विरल है, तो यन का मान जितना अधिक हुआ माध्यम उतना ही सघन हुआ, यन का मान जितना कम हुआ माध्यम उतना ही क्या हुआ, विरल हुआ, और जब विरल होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा आज की क्लास में। कह रहा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, आपतन कोण, किससे दिखाते हैं, आई से, तो आपतन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री, और अपवर्तन कोण कितना है, 30, तो आर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय का अपवर्तनांक, यानी कि पहले से प्रकाश किसमें जा रहा है, दूसरे में, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसका सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अपवर्तनांक 1n2, यानी कि पहले के सापेक्ष द्वितीय में अपवर्तनांक, दूसरे में क्या,
अपूर्णांक। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है n1 2, पहले के सापेक्ष दूसरे में अपूर्णांक। तो ये क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1n2 साइन आई, आई का मान कितना है 45 डिग्री, आर का मान कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे लिखें 1n2। तो देखिए हमें 45 और 30 का मान पता है। ठीक है, एक अलग पेज ले लेते हैं, उसमें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1n2। तो बताइए साइन 45 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1n2 ये क्या होगा 1/2 रहने दीजिए, जब नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर, ये हो जाता है 2/2। ठीक, अच्छा एक बात और, 1n2 हो गया, ये 1/2, दो को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 बटे 1। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब जो मान आएगा 1n2 का वो कितना आएगा 2, और 2 का मान कितना होता है वो भी मैं आपको बता दूं 1.414, ये 2 का मान होता है। अब सोचिएगा, अब माध्यम का अपूर्णांक, अब बताइए वायु से सघन है कि नहीं, क्योंकि वायु में अपूर्णांक कितना होता है 1, वायु का अपूर्णांक कितना होता है 1 होता है। तो माध्यम एक से जब दूसरे में गया यानी कि निरपेक्ष अपूर्णांक, ठीक है, तब आपका कितना आया 1.414। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। इस तरीके का सवाल, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है 2 नंबर का। ठीक है, या स्नेल का नियम लिखने को आता है, या सीधा सीधा पूछता है अपूर्णांक और निरपेक्ष अपूर्णांक के बारे में बताइए। इसीलिए मैं अपूर्णांक को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, धन्यवाद।